हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको विंटर 2019 का जो वीसीआरएस का जो सम होता है 7 मार्क का, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छे से आप समझने की कोशिश करना, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो आप समझ पाओ। ओके, तो चलिए, गिवन डेटा लिखने से पहले गिवन डेटा आपको लिखना है, उसके पहले आपको एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से हम गिवन डेटा लिखेंगे। ओके, और जो भी डायग्राम है पीवीटीएस और पीएस डायग्राम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 3 या 4 मार्क्स का वो जो क्वेश्चन था हमारा, और आज का क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क का। ओके, तो टोटल 10 मार्क के हमारे 2 वीडियो बन जाएंगे, है ना। तो चलिए, टीएस डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको एक जो पहाड़ जैसा सेचुरेशन कर्व बनाना पड़ता है। ओके, एक इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कर्व। अब सेचुरेशन कर्व बनाना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या क्या है लिखा, देखो। थियोरेटिकल वीसीआरएस सिस्टम है और -7 डिग्री। ओके, दिस इज़ नॉट 70, दिस इज़ 7 डिग्री सेल्सियस, और ये भी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो टेम्परेचर लिमिट है, उसके बीच पे ये साइकिल काम कर रही है। ओके, और जो वेपर इज ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द एंड ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के जो बाद में, है ना, कॉम्प्रेशन के बाद में जो उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, ड्राई एंड सेचुरेटेड कंडीशन दी हुई है। ओके, तो जो हम ग्राफ में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, कॉम्प्रेशन क्या रहता है, 1 से लेके 2 रहता है। तो 2 पॉइंट की बात चल रही थी। 2 पॉइंट की जो कंडीशन है वो कैसी है, ड्राई एंड सेचुरेटेड है। ओके, तो वो जो पॉइंट था, अगर आप याद करोगे तो वो पॉइंट कहाँ आ रहा था, कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाएगा नीचे से वेट में और ड्राई एंड सेचुरेटेड पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट मैं बता देता हूँ, कॉम्प्रेशन स्टार्ट यहाँ से होता है और एंडिंग कैसा है, देखिए, ड्राई एंड सेचुरेटेड है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, ड्राई एंड सेचुरेटेड। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रेशन। जो कॉम्प्रेशन का एंड क्या क्या बताना था, ड्राई एंड सेचुरेटेड। चलिए, उसके बाद कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन बता देते हैं। ये अंडर कूलिंग बताने को बोला नहीं है, आगे बोला देखो, नो अंडर कूलिंग, इवोपरेशन, थ्रोटलिंग के वाला नहीं बताना। सीओपी फाइंड करना है, पावर रिक्वायर्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे ये हम जो टीएस डायग्राम है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का एंट्रोपी बढ़ता है और लास्ट में हमारा जो प्रोसेस है, इवोपरेशन प्रोसेस। ओके, लास्ट में हमारा प्रोसेस इवोपरेशन। चलिए, 2 टेम्परेचर लिमिट है, वो हम बना देते हैं यहाँ पे। एक लोअर टेम्परेचर लिमिट और एक अपर टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, तो जो लोअर टेम्परेचर वाला कौन सा है, -7 डिग्री सेल्सियस वाला लिमिट है, और अपर वाला कौन सा है, 27 डिग्री सेल्सियस वाला है। ओके, चलिए, ये बन चुका है। और एक चीज़ आप यहाँ पे दिख रही होगी कि T1 इज इक्वल टू आपको T4 दिखाई दे रहा है। T1 इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, T4 दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T3 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे यही सेम चीज़ हम लिख देते हैं कि T1 इज इक्वल टू जो T4 है वो कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको केल्विन में करना पड़ेगा, तो -7 + 273, इसका आंसर आता है 266 केल्विन। ओके, और जो अपर टेम्परेचर लिमिट है वो T2 इज इक्वल टू T3 की बात कर रहा हूँ मैं। T2 इज इक्वल टू T3, वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 + 273 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। ओके, चलिए, केल्विन में करने के बाद अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक तो पूछा है COP फाइंड करने को, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है पावर रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर टू रिमूव 3 kJ/s। पावर रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर यानी वर्क कॉम्प्रेशन, WC यानी वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। ओके, ये फाइंड करना है। और एक क्या गिवन है, देखिए, 3 kJ/s हीट को रिमूव करना है। हीट को रिमूव करना है क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को रिमूव करता है। हीट को रिमूव करने से चीज़ें कूल होती है। ओके, तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होती है, इसको हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि RE गिवन है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 3 kJ/s। ओके, चलिए, तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, COP फाइंड करना है। तो COP फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो COP क्या होता है,
COP क्या होता है ये आपको 2 मिनट आप समझिए इस बात को, कि वो चीज़ समझ लोगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा, अदरवाइज बिना समझे तो इसका मतलब ही नहीं है। तो COP क्या रहता है, जो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट रहता है, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये होता है COP अपॉन वर्क इनपुट। अब आप सोचो ये है रेफ्रिजरेशन, तो उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट यानी हमारी इच्छा क्या है, हमारी हमें जो इफेक्ट चाहिए वो क्या होती है, वो क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होती है भाई, सबको पता है रेफ्रिजरेशन का काम ही है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। और वर्क इनपुट यानी पावर सप्लाई। ओके, एक तो बात यही ना, पावर सप्लाई। अब आप रेफ्रिजरेटर के जो लास्ट जो मेरा वीडियो आपने देखा होगा उसमें सारे कंपोनेंट्स देखे होंगे, तो कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलती है, तो आप ध्यान से याद देखना कि जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट था, थर्ड फोर्थ पॉइंट 3 to 4, सॉरी 4 to 1 पॉइंट जो था 4 to 1, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट ऐड होती थी, यानी जो जो इवोपरेटर की जो कॉइल थी वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जा रही थी, और सारी जो हमने जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा वो सबसे वो हीट खींच लेता था। ओके, तो यहाँ पे हीट ऐड होता था सिस्टम के अंदर, है ना, जो हमने QA बताया था। ओके, तो यहाँ पे होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, है ना, कहाँ होता है, इवोपरेटर में। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ होता है, इवोपरेटर में, इवोपरेटर, समझे। और पावर सप्लाई यानी कि कहाँ करना होता है, कंप्रेसर में, ठीक है। तो बस फिर वही तो है। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट का हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जिसको हम इसमें बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ओके, RE बोलते हैं, RE अपॉन कॉम्प्रेशन वर्क, अपॉन कॉम्प्रेशन वर्क। ओके, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी RE अपॉन WC। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे RE जो है, RE कहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि ये इवोपरेटर में होता है, तो यहाँ पे हमें इफेक्ट मिलती है कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो 4 to 1, तो इसका मतलब यहाँ पे RE का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, H1 माइनस H4। ओके, यहाँ पे आप देखो H1 माइनस H4, ओके, तो वो होगा हमारा RE H1 माइनस H4 डिवाइड बाई कॉम्प्रेशन वर्क। तो कॉम्प्रेशन कहाँ हो रहा है, देखिए 1 से 2 कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क सप्लाई होता है, तो H2 माइनस H1, देखिए देख के ही फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो हाँ, इसका मतलब अगर आपको COP निकालना है तो आपको कौन सी एंथैल्पी चाहिए, एक तो आपको चाहिए H1 चाहिए, ओके, एक आपको चाहिए H1 H2 और एक चाहिए H4। ओके, ये 3 एंथैल्पी आपको चाहिए, जो आपको तभी आप COP को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए H1 H2 और H4 हम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो चलो हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम एंथैल्पी एट पॉइंट 1। ओके, हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। अब 1 पॉइंट की जो एंथैल्पी की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, एंथैल्पी 1 पॉइंट की एंथैल्पी की बात करनी है हमें, तो 1 पॉइंट कहाँ पे है, वेट रीजन पे है। ओके, तो वेट रीजन में है तो एंथैल्पी बिना ड्राइनेस फ्रैक्शन के नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वेट रीजन पे है। ओके, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड का जो सैचुरेशन कर्व है वो कैसा रहता है, ड्राई एंड सैचुरेटेड रहता है, और ये वाला जो लाइन रहता है वो लिक्विड लाइन रहती है, जिसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये स्टीम लाइन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन है। तो ड्राई एंड सैचुरेटेड पे हो या लिक्विड लाइन पे हो, तो उसके जो सारे आंसर है ना आपको वो टेबल से मिल जाते हैं। ओके, स्टीम टेबल से मिल जाते हैं। यहाँ पे तो जो काम के वही गिवन है क्वेश्चन में, तो स्टीम टेबल से मिल जाते कब, जब कर्व के ऊपर हो। बट अगर कोई पॉइंट कर्व के अंदर या बाहर है तो फिर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि 1 पॉइंट देखिए कर्व के ऊपर नहीं है, अगर कर्व के ऊपर होता तो मैं डायरेक्टली ऊपर देख के आंसर लिख देता, बट अंदर है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अंदर की तरफ है तो वो वेट रीजन बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो वेट रीजन है। वेट रीजन होता है तो उसका होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो एंथैल्पी निकालना है अगर आपको तो पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब आप सीधी बात आपको देखो, आप अगर समझने की कोशिश करो, ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर निकालना है तो कुछ तो रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब कॉम्प्रेशन होता है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। तो आपको ये
कर्व में भी दिख रहा होगा कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, S1 इज इक्वल टू S2। तो ये रिलेशन का यूज़ करके हम x निकाल लेंगे पहले, है ना। तो x निकालने के लिए आपको S1 इक्वल टू S2 का रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, ये लिख लेते हैं कि एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2। ओके, तो एंट्रोपी एट पॉइंट 1 जो है वो क्या है, S1 है, इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2 क्या है, S2 है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट तक पहुँचेंगे, हमें 1 तक पहुँचना है। तो 1 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले SF लेना पड़ेगा, SF, और 1 पॉइंट का इजीली 1 लगा देते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम, आप देखो यहाँ तक पहुँच गए। ये वाला कौन सा पॉइंट है, SF1। ओके, इसके बाद यहाँ से लेके 1 पॉइंट तक आपको पहुँचना है। अगर 1 तक पहुँचना है तो ये वाला इतना डिस्टेंस की बात करें तो इतना डिस्टेंस कितना होता है, तो ये अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ छोटी सी कर्व के बारे में समझना पड़ेगा। चलिए, तो कर्व थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर इस चीज़ पे आ जाते हैं वापस। ओके, तो देखिए कर्व हम बना लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई लाइन ऐसे जा रही है, देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, देखिए, तो ये यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, SF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखिए याद रख लेना, SF। फिर यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है SFG। ओके, यहाँ तक रहता है। फिर तो सुपर हीटेड में जाता है, बराबर, उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। अगर कोई भी पॉइंट, अच्छा, और यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली ये पॉइंट तक पहुँचना है तो उसको हम G बोलते हैं, SG। अब इसका मैं बात बता देता हूँ कि ये क्रिटिकल पॉइंट रहता है, यहाँ वाला जो लिक्विड रहता है, क्योंकि दिस इज़ लिक्विड रीजन। ओके, ये लिक्विड रीजन है ना, ये लिक्विड रीजन है। दिस इज़ गैसियस रीजन। ओके, दिस इज़ गैसियस। देखो, ये गैसियस रीजन होता है, गैसियस रीजन होता है, और ये लिक्विड रीजन रहता है। और यहाँ अंदर जो रहता है ना, लिक्विड प्लस गैस दोनों रहता है। ओके, लिक्विड प्लस गैस। तो इसीलिए देखिए, ये SF, F पर फ्लूइड, और FG दोनों है, यानी फ्लूइड भी है गैस भी है। तो ये क्योंकि बीच में है इसीलिए, और यहाँ तक G होता है क्योंकि वो गैस बन जाता है परफेक्टली। ओके, तो आपको ये इस तरह से, और अगर कोई पॉइंट बीच में है यहाँ पे, तो उसके लिए हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए, यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 रहता है, और यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन रहता है 1। ओके, अगर बीच में कहीं पे है तो यहाँ धीरे धीरे ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहले अगर लिक्विड है तो लिक्विड धीरे धीरे, या लिक्विड फिर स्टीम बनता जाएगा, और फाइनल यहाँ पे परफेक्ट जो स्टीम बन जाएगा। ओके, तो वही बात है कि जैसे जैसे राइट साइड जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो सेंटर की बात करें तो कितना रहेगा, 0.5 रहेगा। यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.1 जितना रहता है, यहाँ 0.2, 0.34, फिर 0.5, 0.6। ओके, इतना ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा रहता है। ओके, तो अगर आपको कोई बीच के पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो डिस्टेंस बताना है यहाँ तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे बताओगे, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये वाला पॉइंट बताना पड़ेगा, या ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट तो आप बता दोगे कि SF, और यहाँ आधा अधूरा हमारा डिस्टेंस जो बताना है वो कैसे बताए है, तो हम ऐसा बता X लिख के SFG लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से देखिए सारे पॉइंट के डिस्टेंस हम बनाते हैं, है ना। और SG की बात करें तो देखिए ना, आप अब SG की बात करें तो एक तरह का SG क्या है, टोटल है। SG कितना, किसका टोटल है, SF का और SFG का। अगर टोटल कर दो तो SG बन जाएगा। ओके, या तो दूसरी भाषा में तो मतलब SG क्या होता है, SG इज SF प्लस SFG। ओके, इतना आप कर लोगे तो कल जाके अगर आपको SFG निकालना है तो SFG का फॉर्मूला क्या होगा, SG माइनस SF। SG माइनस SF करोगे तो SFG मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, तो इस तरह से ये हम फार्मूलाज बनाते हैं, है ना। तो ये वाला जो, चलिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ फार्मूला बना लेते हैं, है ना। तो फार्मूला देखिए, SF1 पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ SF तक पहुँचे, और ये बीच में अधूरा पॉइंट है ना, बोला ना मैंने आपको, अभी आपको समझाया कि अगर बीच का यहाँ तक होता तो SFG पूरा लेते, या यहाँ तक अगर होता, यहाँ तक होता तो SFG होता। ओके, यहाँ तक,
बट यहाँ एंड तक नहीं है, देखिए बीच में है, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स एच एफ जी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एस एफ जी, 1 पॉइंट का है तो 1। अब S2 की बात करें तो S2 पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे है, तो वो तो सीधा सीधा G पॉइंट पे है ना। तो ये यहाँ से डिस्टेंस इतना जो रहता है ये वाला, क्योंकि एकदम कर्व के ऊपर है तो ये तो एस जी होता है, इसको हम एस जी बोलते हैं। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एस जी, और 2 पॉइंट का है तो 2 नंबर डाल देते हैं। ओके, चलो ध्यान देते हैं कि क्या क्या गिवन है। एस एफ वन गिवन है, देखो एस एफ एस जी, और यहाँ पे एक तो एस एफ जी नहीं गिवन है, तो एस एफ जी नहीं चलेगा। अभी हमने एक फार्मूला बनाया था कि एस एफ जी जो है ये एस जी है, ये एस जी हमारा। तो एस एफ जी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो एस जी माइनस एस एफ करके निकाल सकते हो। ओके, तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे वो सेम चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। सो एस एफ वन प्लस जो एक्स एस एफ जी का मतलब क्या हो जाएगा, एस जी वन माइनस एस एफ वन। ओके, 1 1 इसीलिए क्योंकि 1 पॉइंट का है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 नंबर क्यों डाला है, क्योंकि 1 पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए, इक्वल टू एस जी टू। चलो तो अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एस एफ वन की बात करते हैं। एस एफ वन वाला कौन सा पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट रहता है एस एफ वन। अब ये वाला जो पॉइंट है आपको भी पता है कि ये -7 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन है। तो -7 की लाइन पे आप देखोगे एस एफ वन आपको दिखाई दे रहा होगा -0.108, -0.108। ओके, तो ये हो गया एस एफ वन। एक्स तो हमें ढूंढना है, एस जी वन। एस जी वन कहाँ रहता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट को बोलते हैं हम एस जी वन। ओके, ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एस जी वन बोलते हैं। ओके, ये सब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये जो लाइनें खींच रहा हूँ ना, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये अंडरस्टूड है। तो एस जी वन यानी -7 पे एस जी वन निकालना है, तो -7 पे एस जी वन देखिए आप 4.75। ओके, 4.75 माइनस एस एफ वन। तो एस एफ वन तो अभी अभी हमने निकाला है -0.108। अब माइनस एक और है, माइनस यहाँ डालोगे तो प्लस हो जाएगा 0.108। ओके, चलो बात करते हैं एस जी टू। तो ये 2 पॉइंट देखिए, ये भी है एस जी, बट ये 2 पॉइंट का है। और टेम्परेचर देखिए कौन सा है, 27 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या देखना है, एस जी देखना है, तो 4.33। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम 4.33। ओके, चलिए तो इसका आंसर, एक्स का आंसर क्या आ रहा है वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले 4.33 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4.33। उसमें जो -0.108 है वो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.108। डिवाइड में ब्रैकेट करके हम कर रहे 4.75 प्लस 0.108। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.913। ओके, तो यहाँ पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल चुका है। ओके, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर निकल चुका है तो अब एंथैल्पी आप निकाल सकते हो 1 पॉइंट की। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे एंथैल्पी एट पॉइंट वन, एंथैल्पी एट पॉइंट वन। तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं H1। तो H1 1 तक पहुंचने के लिए वापस जैसे SF का फॉर्मूला बनाया था वैसे ही H का फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम पहले SF1 तक पहुंचेंगे, ये रहा HF1। HF1 से फिर यहाँ ये 1 पॉइंट आपको दिख रहा है कि बीच में है, तो उसको हम क्या करेंगे, X लिख के HFG लिखेंगे। ओके, तो प्लस करेंगे X HFG1। ओके, तो x इसीलिए निकाल के रखा था कि h में काम आएगा। ओके, तो चलो HF1 जो है आप देखो यहाँ पे HF1 यानी ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट यानी -7 पे हमें HF देखना पड़ेगा। तो -7 पे HF क्या है, ये रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो HF1 जो आपको दिख रहा है -7 पे HF1 -30। ओके, -30 दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -30। x की बात करें तो x अभी अभी हमने निकाला 0.913। और HFG1, तो HFG1 देखिए अगर डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए HFG तो गिवन है यहाँ पे, कितने पे HFG1 चाहिए ना, 1 पॉइंट यानी -7 पे। तो -7 पे आपको HFG दिख रहा है 1298। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1298। तो चलो यहाँ से हमें मिल जाएगा H1। ओके, -30 प्लस
ब्रैकेट करके 0.913 मल्टीप्लाई बाय 1298, तो H1 का आंसर आ रहा है 1155.074 किलो जूल पर केजी। ओके, तो चलो एंथैल्पी 8.1 आ गया है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी 8.2। ओके, एंथैल्पी 8.2 तो H2, तो H2 का फार्मूला बनाते हैं। H2 का फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो H2 तो क्या है, वापस वही बात है कि डायरेक्ट G गैसियस वाले स्टेट पे है। ओके, तो ड्राई एंड सैचुरेटेड है, तो सीधा हमें स्टीम टेबल से मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये गिवन है, ये टेबल में ही गिवन है। तो 2 पॉइंट देखिए कहाँ पे, 27 डिग्री पे, तो 27 डिग्री पे एंथैल्पी का जी पॉइंट। अब एंथैल्पी का जी पॉइंट हमें फाइंड करना है, बट जी पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिवन नहीं है। तो जी पॉइंट कैसे निकलेगा, तो आप अगर एच एफ और एच एफ जी को ऐड कर देते हो तो आपका मिल जाएगा एच जी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, एक और फार्मूला लिख देते हैं कि एच जी कैसे मिलेगा। तो एच एफ टू प्लस एच एफ जी टू को अगर ऐड कर देते हैं, टू लिख दिया है पीछे मैंने, तो हमारा मिल जाएगा एच जी टू। तो एच एफ टू क्या है, चलिए एच एफ टू तो टू नंबर देखिए 27 डिग्री, तो 27 डिग्री वाला आपको देखना है, 27 डिग्री वाला एच एफ 115 और एच एफ जी है 1173। तो 115 और 1173 यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 115 प्लस 1173। ओके, तो चलो 115 प्लस 1173 का आंसर आ रहा है 1288 किलो जूल पर केजी। ओके, तो चलो अब बात करते हैं एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 4। ओके, 3 अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, एट पॉइंट नंबर 4 लिखना है H4। तो H4 जो रहता है वो रहता है H3 के बराबर। ओके, H4 और H3 सेम रहता है, ये H4 और H3 सेम रहता है। ओके, ये आपको पीएच डायग्राम में दिखेगा, है ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पीएच डायग्राम बताया था उसमें आपको पता चलेगा, है ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये तो एज एंट्रोपी वाला है यहाँ पे। तो 3 और 4 का एंथैल्पी सेम रहता है। ओके, और 3-4 का जो एंथैल्पी सेम रहता है, तो H4 जो रहता है H3 के, तो H3 कैसे निकलेगा, तो H3 अब देखो यहाँ पे F वाले पॉइंट पे है। ओके, CP के लेफ्ट साइड इसलिए F वाले पॉइंट पे है, तो 3 नंबर पे F वाला पॉइंट 27 डिग्री पे देखो, तो 27 पे HF कितना है 115, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 115। ओके, HF3 है ना, HF3 विच इज़ 115 किलो जूल पर केजी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे एंथैल्पी हमारी निकल चुकी है। अब हम बात करेंगे COP। ओके, तो अब हम COP निकालते हैं। तो COP हमने अभी अभी देखा कि COP का फॉर्मूला क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन कॉम्प्रेशन वर्क। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा फॉर्मूला था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ था, 1 से 4 लेके, और कॉम्प्रेशन वर्क था 1-2। तो 1-4 और 1-2 ये याद रखना है, 1-4 तो 1-4 H1 माइनस H4, और 1 से लेके 2 तो 2 माइनस 1, है ना, ये भी ध्यान रखना है। सारे एंथैल्पी हमने पहले से ही निकाल चुके हैं, तो आप देखिए एंथैल्पी H1 है 1155.074, H4 है 115, H2 माइनस H2 है 1288 माइनस H1, तो H1 है 1155.074। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा COP। चलो 1155.074 माइनस 115 डिवाइड बाय ब्रैकेट करके 1288 माइनस 1155.074 ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर 7.82। ओके, तो यहाँ पे COP का आंसर हमारा आ चुका है। दिस इज़ आवर आंसर नंबर 1। ओके, ये हमारा आंसर नंबर 1 आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है, वर्क कंप्रेशन वर्क फाइंड करने की। तो कंप्रेशन वर्क का फॉर्मूला तो आपको मैंने अभी बताया, और ये कंप्रेशन वर्क आपको दिख रहा है। कंप्रेशन वर्क क्या है, H2 माइनस H1। बट कंप्रेशन वर्क ये कौन सा वाला होगा, ये कौन सा वाला कंप्रेशन वर्क होगा, देखिए तो यहाँ पे भी दिस इज WC इज इक्वल टू H2 माइनस H1 ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो किलो जूल पर केजी में आएगा। बट हमें ये किलो जूल पर केजी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसको किलो जूल पर सेकंड में चाहिए।
क्यों? क्योंकि किलो जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है? किलोवाट। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूला में हमें एम डॉट मल्टीप्लाई करना है। अब एम डॉट क्या है? मास जो होता है वो केजी पर सेकंड में रहता है। ओके, अब केजी पर सेकंड मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है? देखिए, केजी पर सेकंड और H2 माइनस H1 किस में था? किलो जूल पर केजी में। तो केजी उड़ जाता है तो किलो जूल पर सेकंड में आंसर आ जाता है जो हमें चाहिए, जिसको किलो वॉट बन जाता है। ओके, तो बस डब्ल्यू सी में आपको एम डॉट मल्टीप्लाई करना है, बट एम डॉट आप लाओगे कहाँ से, ये क्वेश्चन मार्क है। तो एम डॉट आपको ढूंढना है अगर, तो उसके लिए आर ई दिया हुआ है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? आर ई गिवन है। ओके, आर ई गिवन है, किलो, ये देखो मैंने पहले ही लिख दिया है। आर ई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 3 किलो जूल पर सेकंड आर ई गिवन है। ओके, तो उसका हेल्प लेके हम चीज़ें फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आर ई जो गिवन है वो 3 किलो जूल पर सेकंड गिवन है। और आर ई का फार्मूला हमें पता है। आर ई का फार्मूला क्या है? ये रहा, देखो, आर ई H1 माइनस H4। ओके, बट ये जो H1 माइनस H4 है, ये क्या है? किलो जूल पर केजी में है। बट किलो जूल पर केजी वाला फार्मूला नहीं चाहिए हमें, किलो जूल पर सेकंड वाला चाहिए। इसका मतलब क्या? एम डॉट मल्टीप्लाई करके हम करेंगे फाइन। ओके, तो ये किलो जूल पर सेकंड वाला फार्मूला आ गया, किलोवाट वाला तो ये तो गिवन है ना, तो अब ये परफेक्ट हमारा फार्मूला बन गया। तो आर ई हमने 3 रख दिया, एम डॉट को एम डॉट रखेंगे, और H1 H4 तो हम निकाल चुके हैं पहले से, 1155.074 माइनस H4 हो गया 115। ओके, तो एम डॉट यहाँ से मिल जाएगा हमारा। तो चलो 3 डिवाइड बाय ब्रैकेट करके 1155.074 माइनस 115, तो 2.88 इंटू 10⁻³ केजी पर सेकंड। ओके, ये एम डॉट आ चुका है ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉम्प्रेशन वर्क। ओके, कॉम्प्रेशन वर्क निकालना है। तो कॉम्प्रेशन वर्क निकालना अगर है तो हमें फार्मूला क्या लगानी पड़ेगी? डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी का फार्मूला देखिए H2 माइनस H1 है, बट ये वाला कौन सा रहेगा? एम डॉट लगा के H2 माइनस H1 लगाना है। अब पहले एम डॉट था नहीं, अब एम डॉट हमने निकाल चुके हैं ना एम डॉट। तो 2.88 इंटू 10⁻³ एम डॉट लगा दिया। H2 माइनस H1 तो ये लिखा हुआ है, हमने ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो 1288 माइनस 1155.074। ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है ब्रैकेट करके 1288 माइनस 1155.074, इसका आंसर आ गया है 0.383। तो 0.383 किलो जूल पर सेकंड में आया है, और इसका मतलब किलो जूल पर सेकंड का मतलब होता है किलोवाट। ओके, तो यहाँ पे डब्ल्यू सी भी आ चुका है हमारा। ओके, तो ये डब्ल्यू सी आ चुका है, दिस इज अवर आंसर नंबर 2। ओके, तो देखिए जितना भी हो सका मैंने इसी सम के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सब कुछ, है ना, कि कितना आपको ज़्यादा पीछे की चीज़ें आपको देखनी ना पड़े। थर्मोडायनेमिक्स का भी जो कुछ आपको समझाना था, तो यहाँ पे देखिए आपको थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड भी कुछ चीज़ें समझा दी है कि ये सम करने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए ये था विंटर 2019 का 7 मार्क का सम। आई होप कि आपको समझ आया, और अभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो मैं और भी समर 19 का और विंटर 18 का सम और भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए आपको यूट्यूब पे उसके वीडियो भी दिख जाएंगे। तो ये पहले आप ये सम समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, लिख लीजिए, और जो भी आगे के और 1-2 सम करेंगे तो आपको फिर पक्का पता चल जाएगा, अच्छा इसी तरह ये मेथड है, और आसानी से आप 7 मार्क ला सकते हो। ओके, तो चलो आई होप कि आपको ये आज का सम जो है वो समझ आया है, और वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना है। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, चलिए मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।